चलिए, आज हम बात करेंगे आर्यभट्ट जी के बारे में, जिनको आप सब जानते हैं कि ज़ीरो की खोज इन्होंने की थी। विश्व को भारत की अनुपम देन श्रृंखला है हमारी ऋषि परिचय। इनका जीवन परिचय देखते हैं तो जीवन इनका जन्म जो है इन्हीं के जो संहिता है, इनके जो ग्रंथ हैं, उनके अनुसार अगर देखें तो उनका जन्म 21 मार्च 475 सीई बोला जाता है इनकी गणना के हिसाब से। जन्म स्थान कुसुमपुर माना जाता है। ये एक नॉर्मल जीवन परिचय है। जन्म स्थान का कुसुमपुर माना जाता है, जिसको कुछ लोग पटना के आसपास मानते हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र के आसपास मानते हैं, क्योंकि इनके ग्रंथ के हिसाब से कुछ नर्मदा तट के आसपास भी माना गया है। तो इनका मेन हम देखें तो आधुनिक पटना के समीप कुसुमपुर में अवस्थित होकर राज साहित्य में अपनी रचनाएं पूर्ण की। आपने नालंदा यूनिवर्सिटी की नाम सुना होगा, जो आप कहते हैं कि विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा तक्षशिला। तो हमारे यहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। हमारे ही पास वो यूनिवर्सिटी थी, भारत में ही थी। भारत कह सकते हैं, भारत में ही विश्वविद्यालयों की कहते हैं स्थापना आप मान सकते हैं, क्योंकि वहां पे देश विदेश विश्वविद्यालय कहा जाता है, जहां विश्व से मतलब बाहर से भी लोग सीखने को आते हैं। तो वहां पे इनको कुलपति, इनके क्षेत्र में कुलपति रखा गया था। ये कुलपति थे वहां के। उस समय ही पटना में स्थित होकर इनने अपने ग्रंथों को पूरा किया है। कौन कौन से ग्रंथ हैं इनके? तो इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है आर्यभटीय, आर्य सिद्धांत, अल-नन्फ। अल-नन्फ एक अरेबिक नाम है, लेकिन इसकी जो आज प्रतिलिपि मिलती है वो इसी नाम से मिलती है। हालांकि हमारे पास आर्य सिद्धांत और आर्यभटीय, इस आर्य सिद्धांत और अल-नन्फ इनके बहुत डिटेल्स नहीं मिले हैं। इनके रेफरेंसेस मतलब इनके कोट्स को कहीं और यूज करके कहीं किताबों में यूज मिलता है, लेकिन जो आर्यभट्टी है वो एज इट इज हमारे पास आज भी अवेलेबल है। इसके बाद आज हम आर्यभट्टी को देखेंगे, क्योंकि यही हमारे पास है। तो आर्यभट्टी को 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें और बहुत ही आप देखिए बहुत ही छोटे छोटे पेजेस पे आपने देखा होगा कई बार पतले पतले पेजेस, वो जो तालपत्र क्या ताशपत्र क्या कहते हैं उसको, तालपत्र, उस पे जो है लिखे रहते थे। तो उन पे मतलब पत्रों पे लिखे रहते थे, और वो चीज अभी भी अवेलेबल है। वो बहुत बड़ी बात है जो मिली है। जो नहीं मिली वो तो हमारे पास अब नहीं है, लेकिन उसमें भी श्लोकों के माध्यम से उस टाइम संस्कृत को इतना साइंटिफिक आज भी माना गया है कि संस्कृत बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है, और संस्कृत के माध्यम से इतने सारे मटेरियल को उनने कुछ पेजेस में ही सम कर दिया है, खत्म कर दिया, सम अप कर दिया है उसमें। यहाँ कह रहे हैं पहला जो पार्ट है वो है गीतिक का पाठ, गीतिक पाद कह दीजिए, मतलब जो पद हैं उसके जो चैप्टर्स हैं उनको बोला गया है। मेथड्स ऑफ राइटिंग नंबर्स, इनमें क्या क्या, ये बहुत कुछ लिया गया है उनमें, लेकिन जो मेन चीज है कुछ बेसिक बता दिया जाए। बाकी तो बहुत चीजें हैं जो सबको समझ में नहीं आएगा, ना ही शायद मुझको भी समझ में नहीं आएगा। जो इसके स्पेशलिटी जो पढ़ रहे होंगे इस सब्जेक्ट्स में उनको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेथड्स ऑफ राइटिंग नंबर, जो नॉर्मल बेसिक चीज है कि नंबर्स को कैसे लिखना है, ये मेथड्स भी बेसिक चीजें इस चैप्टर में कवर की गई हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम, जैसे आपने हमारे कल्चर में क्या है, युग है, कल्प है। आपने जब आप पढ़ते होंगे, इस पे हम और डिटेल में जाएंगे, अभी इस पे हम अगला एक टॉपिक लेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये युग, कितना युग चल रहा है, कलयुग है, सतयुग है, द्वापर है, कितने साल के युग हैं, इन सब का कैलकुलेशन आर्यभट्टी ने तब किया था। कैलकुलेशन, अच्छा आर्यभट्टी का एक और मत है, सूर्य सिद्धांत करके किताब जो मानी जाती है सूर्यदेव की देन है। सूर्यदेव ने उनकी स्वलिखित है, वो उसको पढ़ के आर्यभट्टी लिखी गई है। तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कही जाती है कि आर्यभट्ट की अपनी चीज नहीं है, जो कुछ चीजों में ऐसा मत बोला जाता है, लेकिन वो लिया किधर से गया है, हमारे ही सूर्य सिद्धांत से। कैलकुलेशन ऑफ अर्थ रोटेशन, आपको पता है अर्थ जो है ऑर्बिट पे रोटेट करती है, ये चीज जो है एक्सिस पे रोटेट करती है। ये आपकी जो है ये बताया गया किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा। कब के बता दिया गया है ये, ठीक है।
इसके रिसर्च आपने आज भी पढ़े होंगे कि हमको मिलते हैं। दूसरा भाग है, दूसरा चैप्टर है गणित पाठ का। इसमें 33 छंद है, ठीक है। उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनको छंद कहा जाएगा, श्लोक को कहा जाएगा। जियोमेट्रिकल प्रिंसिपल्स, जियोमेट्री के प्रिंसिपल्स है। इससे आपके इसमें आपके पास स्क्वायर्स, उनके एरियाज, रेक्टेंगल्स और इन सबके एरियाज वगैरह पर बात की गई है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने एपी करके कभी मैथ्स में लगाया होगा, जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट होगा उनको आज भी याद होगा। सीरीज को हम कैलकुलेट करते हैं, एपी एपी कह के उसको कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इंटरमीडिएट इक्वेशन अलजेब्रा, इससे बहुतों को चिढ़ होती है, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट इक्वेशंस है और ये इंटरमीडिएट इक्वेशंस को लगाने का और कैसे सॉल्व करना है, कैसे बनते हैं, ये कब की पुरानी बात उनने कह रखी है, उनने ये समझाया है अपने गणित पाठ में। मैथ्स का चैप्टर है ये। इसके बाद काल क्रियापाद, बहुत हम डिटेल में, आपको वर्ड कठिन लगेंगे लेकिन देखिए तो उसमें है वही चीज जो आज हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों से आप अपना लगाव जमा लीजिए। मेजरमेंट ऑफ टाइम, इसका टाइम का क्या मेजरमेंट है, कैसे उन्होंने रखा है उसको, वो यहाँ पे रखा गया। काल क्रियापाद है। डिटरमाइनिंग प्लैनेटरी पोजिशंस, प्लैनेट्स की पोजिशन जो है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की, जो भी स्पेस में हमारे पास, स्पेस में जो भी चीजें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी पोजिशंस कैसी हैं। आपने सुना होगा कि जितना मुझे याद है कि गैलीलियो गैलीली का एक ये है, या फिर कोपरनिकस का है, ऐसा कुछ है। उनका है कि अर्थ जो है बीच में है और बाकी प्लैनेट बहुत सालों बाद, बहुत लोग की थ्योरीज के बाद ये तय हुआ कि सॉरी सन बीच में है, सन बीच में, ये बहुत सालों बाद तय हुआ, लेकिन ये तय हमारे आर्यभट्ट जी के टेक्स्ट में पहले ही हो चुका है कि सन बीच में है, उसके अराउंड अर्थ और अदर प्लैनेट्स घूम रहे हैं और उनके अराउंड भी जो हम सैटेलाइट कहते हैं उनको ग्रह चक्र कहा है, वो भी उनके अराउंड घूम रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में, ये पहले ही बताया है। डिटरमाइनिंग डेज ऑफ वीक, नॉर्मल एक हफ्ते में कौन से कितने दिन है, कैसे है, ये सारी बातें आर्यभट्ट जी ने कर रखी हैं। आर्यभट्ट का जो चौथा पार्ट है वो है गोलपाद। अब गोल से समझ में आता है कुछ अर्थ के बारे में बात हो रही है, या कुछ अर्थ से और जो प्लैनेट से उनसे रिलेटेड बात हो रही है। इसमें 50 छंद हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल्स, आपको लगता है एक बहुत ज्यादा जोक बनता है कि ट्रिग्नोमेट्री का आजकल क्या यूज, जो मैथ्स के टीचर होंगे उनको ये बहुत सुनने में आता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का यूज ही यही था कि आप अर्थ से बैठ के बाकी प्लैनेट्स के रिलेशंस को कहाँ दिख रहे हैं, आपको पता है ट्रायंगल बना लेते हैं, वो सब मैथ्स में नहीं घुसना है, बट एक ट्रायंगल बन जाता है और आपने साइन कॉस थीटा ये सब पढ़ा होगा, वो सारी चीजें प्रिंसिपल्स को गोलपाद के अंतर्गत आर्यभट्ट जी ने पहले ही लिख दिया था। मोशन ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स कैसे घूम रहे हैं, रोटेशन क्या है, रिवोल्यूशन क्या है। जियो स्पेशल कंप्यूटेशंस, वहां पे जो जियो मतलब आपकी जो भूगोलिक आपका जो है, वहां पे क्या क्या कैलकुलेशंस, वहां पे क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि आपके ईयर्स की बातें होंगी कि एक साल कितना बड़ा है, एक दिन कितना बड़ा है, इन सब की बातें उन्होंने आर्यभट्ट जी ने पहले कर रखी हैं। ये हो गए आर्यभट्टीय में, आर्यभट्टीय मतलब ग्रंथ में एक बहुत बड़ा जो उनका पूरा हमने समरी देख ली। अब हम देखते हैं कि इनके इंपॉर्टेंट जो योगदान है वो क्या क्या है। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है अभी भी? अभी तो आवाज क्लियर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आ रही है ना? ठीक है। अमूल्य योगदान की बात करते हैं तो पहला है अंकों का वर्णों में लेखन। अंकों को जैसे नंबर्स हैं उनको अल्फाबेट्स में कर दिया। ये एक श्लोक है फॉर योर रेफरेंस कि यहाँ पे आपको मिलेगा गीतिका पान में। देखते हैं कैसे किया। देखिए बहुत ही मजेदार ट्रिक है। जैसे अ है उसको एक नंबर डाल दिया, ई को अ हो गया एक, अब 10 से मल्टीप्लाई कीजिए आ तो आ जो है उसको 10, ई को 100, ई को 1000, ऐसे करके 10 10 इंटू करते करते उनने इतने सारे नंबर्स दे दिए। ठीक है, 10 टू द पावर ऑफ 16 आपको दिख रहा है, यहाँ पे 10 टू द पावर 16 दिख रहा है ना। इसके बाद जो है
जब क ख ग की बात करें तो उसको नॉर्मल नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके दे दिए। अब यहाँ जब माँ खत्म हो गया, वर्गों में है क ख ग घ, आपने हिंदी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट में मत जाइएगा, हिंदी में जाइएगा। जो यहाँ पे है उसके बाद 11 अलावा जो बचते हैं उनको आपने ऐसे नंबर दे दिए कि 30 56 ऐसे करके नंबर दे दिए। ठीक है, इस तरह से उन्हें नंबरिंग कर दी। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए एग्जाम्पल आ रहा है कुची। इनने कई जगह पे, क्योंकि कोडिंग करके आपको छोटे से में साइंस को घुसेड़ना था, सारा सारा फॉर्मूलेज घुसेड़ने थे, तो यहाँ पे क्या कर दिया, कूची। जैसे मान लीजिए कूची बोला हमने, तो उससे सामने वाला ही समझ जाएगा कि कु मतलब क मतलब एक इंटू उ मतलब 10 to the power of 4 मतलब 10,000। ठीक है, और आपने 10,000 और च लिख दिया आपने 6 है, और ई कर दिया 100, तो मतलब 600, मतलब कूची का मतलब हो गया 10,600। इस तरह से उन्होंने इसका यूज किया है। आगे भी बहुत, कि हमें एग्जाम्पल तो चाहिए पड़ेगा, अभी हम आगे भी मिलेगा एग्जाम्पल कि कैसे इसका यूज किया है उन्होंने, फालतू में नहीं कर दिया कि हम चलो एक गेम बना देते हैं, उसका भी यूज है, क्योंकि उनके पूरे जो ग्रंथ है उसमें कहीं कहीं पे हमें जो हेल्प चाहिए उनके शब्दों को समझने के लिए, वो हमें यहीं से मिलने वाली थी। इसका ये बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए, आप एक्सेल शीट खोलेंगे आज अपनी, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हैं तो आपको ऐसे कोडिंग मिलती है, XFD लिमिट है एक्सेल की, XFD ABCD से अगर हम नंबर्स काउंट करें, ABCD को भी मॉडर्न ने भी नंबर्स में कन्वर्ट किया है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है 16,384, इसके आगे वो नहीं जा सकता है ना, X, F और D। तो इस हिसाब से, लेकिन हमारा तो आप 10 to the power 16 तक जा सकते हैं, इतनी हमारी लिमिट है। तो ये मॉडर्न ने भी किया है, और अपने मॉडर्न ने भी किया है, और अपने ग्रंथों ने भी किया है, अपने ऋषियों ने भी किया है, लेकिन उसके देखिए डिफरेंस कितना है, हमारी लिमिट कहाँ है। जहां मॉडर्न की लिमिट शुरू नहीं हो रही है, वहां हमारी शुरू हो रही है, वहां पे हमारी पूरा कथा ग्रंथ शुरू हो जाता है वहां पे। इसके बाद देखते हैं दूसरा, पाई के सन्निकटन पर कार्य, मतलब पाई के अप्रोक्सीमाइजेशन। पाई के जो वैल्यू है, सॉरी ये दोबारा से आ गया ये वाली शीट, अच्छा कुछ मुझसे गलती हुई है, ये फोटोज मेरी हटी नहीं है। पाई के जो अप्रोक्स वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो उसने कहा है इस श्लोक के माध्यम से। तो उन्होंने जो कहा है कि इसमें इस श्लोक में कहा है कि 100 में 4 जोड़ना है, चतुराधिकम शतम अष्टगुणम 8 से गुणा करना है, और फिर ये जो द्वाषष्टि तथा, मतलब आपको संस्कृत नहीं बोल रही, 6,200 वो आप जब जोड़ेंगे, तो इस नियम से जब आप 62,000 को 2000 से डिवाइड करेंगे, तो जो पाई की वैल्यू है 100 + 4 ये कर लिया आपने, इंटू 8 कर दिया, प्लस 62,000, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 20,000 से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो पाई की वैल्यू है। ये उनने बता दिया। और आज आपको पता है आप कौन सी वैल्यू यूज करते हैं, 3.14 है ना, इससे क्लोज आप करते हैं 3.1412 ऐसे कुछ करके आप यूज करते हो। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो उस समय दे दी गई, और आज भी यही वैल्यू है। इसके बाद समय का विभाग, इनने क्लासिफिकेशन, हमने पहले देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम भी किया उन्होंने। समय का विभाग कैसे किया, उनने कहा कि एक, आप कहते हैं कि एक दिन ब्रह्मा का एक दिन, वो एक कल्प कहा गया। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उनने ही दिया है, आर्यभट्ट जी ने दिया है, इसके पहले भी कई उन्हें और स्टार्टिंग से ही, ब्रह्म के टाइम से ही ये बातें आई हैं कि किस तरह से समय का विभाग किया जाएगा। इनके ग्रंथ में देखें तो कल्प एक दिन है, ब्रह्मा का एक दिन कल्प माना जाता है। एक कल्प के अंदर 14 मनवंतरस होते हैं, जिसमें से अभी जो चल रहा है वो वैवस्वत, और एक मनवंतर के अंदर होते हैं 72 युग के साइकिल, मतलब 4 युग, एक युग साइकिल में 4 युग होते हैं, ये 4 युग बार बार रिपीट होते हैं 72 टाइम्स, तब जाके एक मनवंतर खत्म होता है।
इस हिसाब से अभी वैवस्वत मंत्र और कलयुग चल रहा है। अभी आप देखिए, आप संकल्प करते हैं, कभी आपने गायत्री परिवार का भी संकल्प अगर सुना होगा तो उसमें आता है कि श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे भूल लोक के जम्बू द्वीप पे। उसका मतलब ही यही है, सबका मीनिंग है, उसका भी मीनिंग है कि जो कल्प है उसमें वैवस्वत मनवंतर में जो है भूल लोक के जम्बू द्वीप पे, भूल लोक में जम्बू द्वीप पे ना भारतवर्ष है, उधर हम ये संकल्प कर रहे हैं, उसके ऊपर स्थान आप बताते हैं, बोलते हैं, फिर ये वही चीज है। साइन का आविष्कार, साइन थीटा कॉस थीटा भी हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, तो उसी का साइन का जो पूरा आविष्कार है, साइन का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। क्या है, जैसे आप देख रहे हो श्लोक, देखिए कुछ फनी सा है, मक्खी भक्की फकी धकी रखी, हंसी आ रही होगी, लेकिन अभी आपने पढ़ा था कि नंबर्स को अल्फाबेट में कन्वर्ट किया, बस वही चीज यहाँ पे यूज हो रही है। इस तरह से संस्कृत में साइन को ज्या कहते हैं, और ज्या की वैल्यू, आपने यहाँ ज्या दिख रहा है, ज्या की वैल्यू आर्यभट्ट जी ने पहले ही दे दी। किस तरह से, एक चार्ट दे दिया। मक्खी मतलब हो गया आपका 225, आप उसी की तरह कैलकुलेट कीजिएगा, जिस तरह से अभी आपने एक चार्ट देखा था कि एक का की वैल्यू 1 है, ख की वैल्यू 2 है, उस तरह से आपकी जो वैल्यू होंगी वो सारी वैल्यूज डिग्रीज के अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएंगी। और आपको देखिए, आपके यहाँ पे आधुनिक मानसिक का कंपैरिजन भी किया गया है। इस तरह से आर्यभट्ट का पूरा साइन का इन्वेंशन है। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, उनने भी श्लोक में कहा कि बिना पाई के रिक्वायरमेंट के सर्कल क्या है, सर्कल का एरिया क्या है, हाफ इंटू सर्कमफेरेंस इंटू रेडियस, ये उनने बता दिया। आपको आज रटना नहीं है इसको, ये तो शिशु जब आएगा तो अपने आप रट लेगा, लेकिन ये एक हमने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे उन्होंने बोला था कि हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस इंटू हाफ ऑफ द डायमीटर, मतलब रेडियस, है ना। इस तरह से उन्होंने एरिया दिया सर्कल का। शून्य की खोज, अब शून्य की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि एकम दशम शतम सहस्त्रम, इस तरह से उनने पूरा, आप इस श्लोक में लिखेंगे तो आपको ये सारा एकम दशम शतम सहस्त्रम, आपको उससे क्या समझ में आ रहा है कि 1 तो वही रहेगा, इसके वो 1 किस जगह प्लेस है उस पे जो है वैल्यू डिपेंड करेगी। इस तरह से जीरो की पोजीशंस मिल गई, जीरो की इतनी वैल्यूज मिल गई। और आप देखिए तो इसी को पहले आ ई में आपने देख लिया किस तरह से उन्होंने प्लेस किया है। इस तरह हमने शून्य के खोज का भी श्लोक आपको यहाँ पे मिलता है। थ्योरी ऑफ अर्थ रोटेशन, तो आर्यभट्ट ने दावा किया कि जो है आपकी जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है, अपने एक्सिस पर घूम रही है, और इसके साथ साथ जो सैटेलाइट्स हैं वो उसके आसपास घूम रही हैं, और ये सब जो है सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट, जो उन्होंने एक साइडियल रोटेशन की बात की कि एक रोटेशन कैसा हो रहा है, उसकी बात उन्होंने कहा है कि 23 आवर्स 56 मिनट्स और 45.1 सेकेंड एक रोटेशन में, आर्यभट्ट ने कहा। और मॉडर्न कहता है कि 23 आवर्स 56 मिनट्स और 45.091 सेकेंड्स। मोर प्रिसाइज है, लेकिन वो जो है पहले की वैल्यूज बहुत क्लोज है। सोलर ईयर की भी बात की आर्यभट्ट ने। उनने कहा कि उनने कैसे देखा उसको कि जिस तरह उनने देखा कि एक जो ब्राइट स्टार, हेलिकल राइजिंग ऑफ सम ब्राइट स्टार, मतलब कुछ ऐसे स्टार हैं जो सन को छोड़ के, सन जब अर्थ जब घूमती है पूरा ऑर्बिट घूमने के बाद जब वो लौटती है तो वो देखते हैं कि एक टाइम पे वो जो उनके सिधाई में एक स्टार है जो बहुत दूर है, लेकिन सिधाई सीधे उसके एक पोजीशन पे आ रहा है, वो स्टार जब वापस लौटता है तो उस टाइम पीरियड को उन्होंने 1 साल बोला, और वो साल था उसकी वैल्यू के हिसाब से जो आपको लंबा सा नंबर दिख रहा है 1577, ये सेकेंड्स मीन्स 365.2586805 सेकेंड्स, मीन्स 365 days 6 hours 11 minutes 29.64 seconds, ये एक सोलर ईयर की वैल्यू है। और आज भी आपने जो आज देखा है वो टॉलेमी ने दिया है, टॉलेमी साइंटिस्ट ने दिया है, और वो भी इसके बहुत क्लोज है, आपको पता ही है। आर्यभट्ट की एक्सेप्टेंस की बात करें तो आर्यभट्ट जो है, आप यहाँ पे एक नोट देख रहे हैं जो जॉर्ज इफ्राम 1998 में द यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ नंबर्स फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू द इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर लंदन,
इधर जो है उस पे पब्लिश हुआ है ये पीस। आर्यभट्ट इज द मास्टर हु आफ्टर रीचिंग द फर्देस्ट शोर्स एंड प्लम्बिंग द इनमोस्ट डेप्थ्स ऑफ द सी of ultimate knowledge of mathematics, kinematics, and spherics, handed over the three sciences to the learned world। मतलब इतना ज्ञान उनके पास है जिसको उनने आज की जो जनरेशन है उसको पास ऑन किया है। इतनी गहराई में उनको इस चीज का ज्ञान था, किनका? मैथमेटिक्स, काइनेमेटिक्स और स्फेरिक्स। इन्फ्लुएंस ऑफ आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का जो इन्फ्लुएंस था, क्या हुआ इंडिया में? आप 12 के ग्रंथों में देखें, ब्रह्मगुप्त जी के देखें, भास्कराचार्य को देखें, तो उनकी जो ग्रंथ है, उनके जो काम है, उनमें आर्यभट्ट जी के रेफरेंसेस मिलते हैं। चाइना में ई चिंग, अब इसको क्या बोलेंगे, वो जो है उनने जो ये नाम है लोगों के, उनने अपने ग्रंथ, अपनी चीजों में, अपने टेक्स्ट में इनको शामिल किया है आर्यभट्ट जी को, और उनसे नॉलेज ली है। वेस्ट एशिया में अल आहजी, अबू मशहर, अल ख्वारिज्मी, अल हशमी, अल बिरूनी का नाम आपने बहुत सुना होगा, अल सिज्जी, इन लोगों ने क्या, कुछ टर्म भी है जो आर्यभट्टीय को वहां ट्रांसलेट होके मिला है। तो ये तो बहुत ही छोटा डिस्क्रिप्शन था आर्यभट्ट जी के बारे में। हमें आपको कोई बोर नहीं करना था इससे कि आप बोर भी हो जाएं, तो हमें जितना आपको समझ में आए, जितना हम बता सकें थोड़ी सी देर में, उतना हमने यहाँ पे रखा है। इस बात से आपको एक चीज तो तय होती है, जिसको इसमें इस फील्ड में इंटरेस्ट होगा वो जाके आर्यभट्ट के बारे में और पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। जिनको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, जिनको मैथ्स, ज्योमेट्री और जियोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, वो यहाँ पे बहुत देर नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन जिनको इंटरेस्ट है वो बिल्कुल जाके आर्यभट्ट जी के बारे में, आर्यभट्ट जी के टेक्स्ट के बारे में देखें। अब यहाँ हम एक गीत चलाएंगे और उस गीत के माध्यम से आपको याद करना है, आपको गीत चलेगा, जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे अपने शिशु के गर्भ पे हाथ रख के शिशु से संवाद स्थापित करेंगे कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारा जो हमने भारत को क्या दिया, किस लिए हमने ये बताया। इसलिए बताया क्योंकि हमें ये याद रखना है कि हम भी कोई कम नहीं थे। हमें ये नहीं है कि बाकी लोगों ने कुछ नहीं दिया, बाकी देशों ने भी दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे देश ने क्या दिया उसको भूल जाएं। कई बार लोग इस पर डिबेट करने लग जाते हैं कि भारत ने क्या दिया, तो इसकी बात आप ये याद रखिए, आपको शिशु ये याद रखे कि भारत ने सच में दुनिया को कुछ दिया है, और जो दिया है वो कम नहीं है। इसलिए उस चीज को रिवाइज करने के लिए हम यहाँ से गीत चलाएंगे। सभी माताएं अपने शिशु के साथ संवाद